हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 20 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सिमिलरली द हिंदू के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आज हम कवर करेंगे। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, वो ये है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का सेकंड मैच भी जीत लिया है। देखो, वैसे तो जो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं थोड़े कम ही पूछे जाते हैं, पर 2021 में हमें देखने को मिलेगा टोटल 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग देखने को मिले थे। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन को ना प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, पर ये वाले क्वेश्चन ना काफी इजी थे जो स्पोर्ट्स वाले। अगर आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया भी होता ना, तब आप आसानी से कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में ये क्वेश्चन पता क्यों पूछा गया, क्योंकि 2021 में जिस साल ये पूछा गया था क्वेश्चन, उसी साल पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमने देखी, उसका फाइनल देखा। इनफैक्ट इंडिया भी इसके फाइनल में पहुंचा था, ऑल्दो हम न्यूजीलैंड से हार गए थे उस टाइम पे। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा अगर आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँ ना, तो देखो, जो पहला साइकिल था 2019 से 2021, या उसके भी पहले मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, देखो आप जैसे देखते हो ओडीआईज यानी कि 50 ओवर के जो मैचेस होते हैं उनके आपने वर्ल्ड कप सुने होंगे। उसी तरह से T20 जो 20-20 ओवर वाले मैचेस होते हैं उनका भी वर्ल्ड कप होता है। सिमिलरली हम कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट के अंदर भी सिमिलर तरह की चीजें हो, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपस में compete करें और फिर एक फाइनल विनर निकल कर आए। तो यही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक तरह से कोशिश करी गई थी। तो 2019 से 2021 जो पुराना साइकिल था ना, जो चला गया अब खत्म हो गया है, वहां पर अगर किसी टीम को फाइनल में पहुंचना है, जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड इसके फाइनल में पहुंचे थे, तो नंबर ऑफ मैचेस के हिसाब से नहीं पहुंचे थे, वो पहुंचे थे किसके पॉइंट्स ज्यादा हैं। ठीक है ना। पॉइंट्स और मैचेस के बीच में थोड़ा सा अलग अलग रेशन था। रीजन क्या था कि कुछ ऐसी सीरीज हो सकती थी जहां पर मैचेस कम होते हैं, ठीक है, बट पॉइंट सेम थे उसके, मान लो 120 पॉइंट्स हैं। तो अगर कोई सीरीज में 2 मैचेस हैं तो एक मैच 60 पॉइंट का हो जाएगा, अगर 5 मैचेस हैं तो 24 पॉइंट्स का एक मैच हो जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर डिसाइड करना था कि फाइनल कौन खेलेगा, मैचेस के ऊपर नहीं। तो अगर आपको सिर्फ इतना पता होता तो स्टेटमेंट 1 भी यही कह रहा था, वो गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया। ये इस तरह से वर्क करता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत थे, इसलिए आंसर आपका डी है, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस नहीं, नंबर ऑफ पॉइंट्स की यहाँ पे बात हुई थी। ठीक है, तो ये तो था पुराना वाला सिस्टम 2019 से 2021 का। सिमिलरली अगर मैं बताऊं आपको थोड़ा सा 2021 से 2023 जो करंटली अभी चल रहा है, ये एक नया सिस्टम आया है। यहां पर क्या होगा, अगर एक टीम जीतेगी तो उसको मिलेंगे 12 पॉइंट्स। एक टीम अगर मैच उनका ड्रॉ हो जाएगा, मान लो बारिश होगी, 5 दिन के अंदर मैच खत्म ही नहीं हो पाया, तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर स्कोर्स बराबर हुए, जिसको बोलते हैं टाई, उस केस में उनको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि अब इस तरह से पॉइंट सिस्टम कर दिया गया है मैच वाइज। पहले क्या होता था, पहले होता था कि कितने पॉइंट्स थे, मतलब टोटल पॉइंट्स सीरीज के हिसाब से होते थे। अब क्या है, हर मैच के जीतने के पॉइंट्स 12, ड्रॉ के 4 और टाई के 6। इस तरह से इन द एंड ऑफ द पूरे मैचेस खेलने के बाद जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे जिन दो टीम्स के, वो ऊपर टॉप पे रहेंगे। ये करंट सिस्टम चल रहा है। तो आई होप आपको थोड़ा सा इसका समझ आया होगा। मैं फिर से रिआइटरेट कर दूं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या पूछ लिया जाए, पर फिर भी अगर कोई बड़ी न्यूज बनती है, कुछ बड़े इवेंट्स बनते हैं, इस तरह से बहुत कवरेज मिलती है, तो हम जस्ट एक उनका बेसिक रिवीजन कर लेंगे, दैट शुड बी फाइन। दोस्तों आगे चलते हैं एंड जो मैपिंग वाला पोर्शन था उसको एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। याद करो, सैटरडे के दिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि जो ट्यूनीशिया है ना, यहाँ पर क्या स्टार्ट हुआ था। तो द आंसर इज, आप जानते हो जो जैस्मिन रेबिलियन है यहाँ हमें देखने को मिले था, या आप बोल सकते हो जो अरब स्प्रिंग है उसकी हमें स्टार्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो एक बार इसके रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। रीजन बीइंग कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, पिछले 10-12 सालों पहले ही हुआ है, अराउंड 2010 के अराउंड। तो इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आसपास के कंट्रीज के अंदर रेवोल्यूशन क्रिएट करने के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आप एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था आपसे, विच वाज कि जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये किसको कनेक्ट करता है। द आंसर इज, इसके एक साइड आ जाता है क्या, मेडिटेरियन सी, एंड दूसरी साइड क्या है, अटलांटिक ओशियन। तो ध्यान रखना, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद द अटलांटिक ओशियन। इसके अलावा एक और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, सियाचिन ग्लेशियर। देखो, आप में से बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया है, ठीक है, तो एक तो अपना थोड़ा ना पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो। क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो आपके फायदे के लिए पूछा जा रहा है, तो मेक श्योर आप उसको आंसर करो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, दरअसल कोई प्रॉपर ढंग का मैप नहीं मिला मुझे, तो मैं यहीं पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर नोटिस करो, ये है सियाचिन ग्लेशियर। अब एक्साइचिन यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ये वो एरिया है
जो इलीगली ऑक्युपाई किया गया है चाइना के द्वारा। इसी तरह से यहां पर आप गिलगिट बाल्टिस्तान भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहां देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया एक तो एक्साई चेन हो गया, ले, गिलगिट और नुब्रा वैली। इसकी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो पहले तो देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ समझ लो। आप जानते हो नॉर्थ आ गया ऊपर वाली साइड, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब अगर बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर की, तो सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चेन के वेस्ट वाली साइड है, पर यहां पर तो ऑप्शन में क्या लिखा था, ईस्ट ऑफ अक्साई चेन। तो नहीं सर, ये तो गलत हो गया क्योंकि वेस्ट वाली साइड है। फिर ले के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। देखो ये रहा ले, अब ले से कौन सी साइड है, ले से तो नॉर्थ की साइड है ना, तो नॉर्थ ऑफ ले में लाई करता है सियाचिन ग्लेशियर। सो सर यहां पर क्या लिखा है, ईस्ट ऑफ ले, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। उसी तरह से गिलगिट के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, तो गिलगिट से ईस्ट वाली साइड है, तो ईस्ट ऑफ गिलगिट होना चाहिए ना, पर थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, तो सर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। लास्टली चौथा ऑप्शन क्या है, नुब्रा वैली, तो ये रहा नुब्रा वैली, तो नुब्रा वैली के नॉर्थ में लाई करता है सियाचिन ग्लेशियर। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्विकली एक बार यहां पे दोबारा से देख लो। ठीक है, ये रहा हमारा अक्साई चेन, वो एरिया जो चाइना के द्वारा इलीगली ऑक्युपाइड है। ये हो गया हमारा सियाचिन ग्लेशियर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा काराकोरम पास। ठीक है ना, उसी तरह से आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ये होगा हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया। इसी तरह से यहाँ पे ले हो गया, ये रिवर इंडस का आप पाथ देख सकते हो। तो इस तरह की ना इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको हमेशा पता होनी चाहिए, जो आपको हेल्प करेंगी। इसी तरह से ये आप एलओसी भी देख सकते हो, लाइन ऑफ कंट्रोल जो जाती है यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब एक चीज नोटिस करो, एक तो चलो हमने लोकेशन तो समझ ली, जम्मू कश्मीर वाले और आसपास के एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता भी होना चाहिए। पर इसके अलावा आप नोटिस करो, ये टाइम है 2020 का, उस टाइम पर इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है ना, बॉर्डर के ऊपर काफी ठीक है, कुछ हमारे जो शहीद थे, ठीक है, कुछ हमारे जो जवान थे वो शहीद भी हुए इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। तो काफी ये लोकेशंस ना बार बार न्यूज में आ रही थी, चाहे सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लो, नुब्रा वैली। तो इस तरह से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो चीज करंट अफेयर्स में है, हमें उसकी प्रॉपर लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, जो कि हमें हेल्प करती है हमारे आंसर को पहुंचने के लिए। अब एक बार कोशिश करो, ये 2017 का क्वेश्चन है। यहां पूछा गया कि अगर आपको कोहिमा से कोटायम जाना है, तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स आपको मिनिमम ट्रेवल करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। एक बार दिमाग में इमेजिन करना, इस तरह के क्वेश्चन का फायदा पता क्या होता है, आपका इंडिया का मैप रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आंसर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर है, फिर कल मैं डिस्कस करूंगा आपको इसका प्रॉपर मैपिंग के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज इलेक्शन सिंबल्स। देखो एक दो दिन से ये न्यूज चल रही है कि जो शिवसेना है, दरअसल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो शिवसेना है वो नाम और जो उनका सिंबल, जो बो एंड एरो वाला सिंबल है, वो किसको दे दिया है, एकनाथ शिंदे फैक्शन को। दरअसल अगर आप थोड़ा न्यूज को फॉलो करते हो ना, तो आपने रियलाइज किया होगा कि पहले एक शिवसेना होती थी, फिर इसमें कुछ लोगों ने दो दो तरह से, एक तरह से शिवसेना टूट गई। एक हो गया था जो उद्धव ठाकरे वाला फैक्शन है, एंड दूसरा था जो एकनाथ शिंदे वाला। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि असली शिवसेना ये वाली है, एकनाथ शिंदे वाली। ठीक है, अब एक बार हम समझ लेते हैं कि आखिर ये इलेक्शन सिंबल्स होते क्या हैं। तो इलेक्शन सिंबल ना एक तरह के स्टैंडर्डाइज सिंबल होते हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो ये कांग्रेस का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आप जानते होंगे, जो कमल का फूल होता है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, इलेक्शन सिंबल्स या पार्टी सिंबल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एक बात नोटिस करना, जो नेशनल पार्टी होती है ना, उसके लिए जो सिंबल होता है वो रिजर्व्ड रहता है थ्रू आउट द कंट्री। कहने का मीनिंग क्या, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी या इस तरह से जो बाकी की 6 और जो नेशनल पार्टीज हैं, वो इंडिया में कहीं भी इलेक्शन लड़े, इनका सिंबल यही रहेगा। ठीक है ना, चाहे कांग्रेस पंजाब में इलेक्शन लड़ रही है, चाहे यूपी में लड़ रही है, चाहे मणिपुर में लड़ रही है, उसका इलेक्शन सिंबल यही है। रीजन क्या है, क्योंकि वो नेशनल पार्टी है। उसी तरह से अगर कोई मान लो कोई स्टेट पार्टी है, तो उसका भी सिंबल रिजर्व रहेगा थ्रू आउट दैट स्टेट्स। ठीक है, तो ये हमें चीज देखने को मिल जाती है। अब इलेक्शन सिंबल सर अलॉट कैसे किए जाते हैं, तो हमारे पास एक इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 है। ये पर्टिकुलर चीज क्या बोलता है कि जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो रिकॉग्नाइज करेगा पॉलिटिकल पार्टीज को और उनको वो सिंबल देगा। इसके साथ ही अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है किसी ग्रुप्स के अंदर कि किस पर्टिकुलर ग्रुप के पास सिंबल रहेगा, किसका नाम असली है, जैसे अभी हुआ ना शिवसेना के केस में, तो ये अथॉरिटी किसके पास है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही है, ये पर्टिकुलर चीज डिसाइड करने की किस कोई इशू हो जाए इसके रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको, जो सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर इस चीज को अपहेल्ड किया है। अगर आप नोटिस करोगे तो इलेक्शन सिंबल्स ना, जो पार्टी सिंबल होते हैं वो या तो रिजर्व हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोट कर सकते हो जो हमारी 8 नेशनल पार्टीज हैं और 64 जो स्टेट पार्टीज हैं, उनके पास रिजर्व सिंबल्स हैं कि उनको कोई और यूज नहीं कर सकता। वेरस जब हम बात करते हैं फ्री सिंबल्स की,
तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 200 फ्री सिंबल्स होते हैं जो बहुत सारी अनरिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टीज हैं उनको यूज कर सकती हैं इन द इलेक्शंस। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है। पहला स्टेटमेंट कहता है जो ईसीआई है वो 5 मेंबर बॉडी है क्या? ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा समझाता हूं ईसीआई के बारे में। आप जानते हो कि आर्टिकल 324 से लेके 329 हमारा डील करता है इन्हीं के साथ, इलेक्शंस के साथ डील करता है। तो आर्टिकल 324 के अंदर लिखा हुआ है कि जो इलेक्शंस का सुपरिटेंडेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, कंट्रोल हो गया, वो ईसीआई के साथ लाई करता है। अभी अगर आप नोटिस करोगे तो ईसीआई में ना हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 मेंबर देखने को मिल जाएंगे। इनमें से एक होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, और ये सर नंबर कौन डिसाइड करता है कितने मेंबर्स होने चाहिए? ये डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। पास्ट में ऐसे टाइम हमारे पास रहे हैं जब हमारे पास एक सिंगल इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है ना, सिर्फ एक ही मेंबर हुआ बॉडी हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे हमने टाइम के साथ इवॉल्व होते रहे हैं, तो आज के टाइम पर हमारे पास 3 मेंबर देखने को मिलते हैं। तो सर पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। उसी तरह से आप स्टेटमेंट 2 की तरफ चलो। यहाँ कह रहा है कि जो होम मिनिस्टर्स है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो इलेक्शन शेड्यूल बताती है कि जनरल इलेक्शन हो गया, बाई इलेक्शन हो गया, इनका शेड्यूल क्या होना चाहिए। द आंसर इज नो, ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत है। तीसरा कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कुछ मर्जर स्प्लिट का, इसके रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट होते हैं वो कौन रिजॉल्व करता है? क्या ईसीआई करती है? सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 ओनली। देखो आप जानते हो कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, और साथ ही साथ जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनको अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट साहब। इनका जो होता है ना, जो स्पेशली मैं बात करूं, इनका जो टेन्योर होता है वो होता है 6 साल का, ठीक है, एंड अप टू मैक्सिमम ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इनके जो स्पेशली मैं बात करूं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अगर इनको रिमूव करना ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो वैसा ही है रिमूवल का जैसा एक सुप्रीम कोर्ट जज को हम रिमूव करते हैं, ऐसा हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस में देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी अच्छे से रिवाइज कर लिया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज धर्मा गार्जियन। जो इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज है वो हमें देखने को मिली है शिगा के अंदर। ये क्या है? दरअसल में शिबा जो है, शिगा है, जापान के अंदर एक प्रोविंस है, तो इसका भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो एक लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, और दूसरा हो गया कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है किन 2 कंट्रीज के बीच में है, तो कौन सा ध्यान रखना है? इंडिया और जापान। सेकेंडली क्या है? ये बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है, एनुअल होती है, हर साल होती है, हमें बाइलेटरल है, और इसका पहला जो ऑडिशन है हमें देखने को मिला था 2018 में इंडिया के अंदर, ताकि एक तरह से दोनों आर्मीज आप एक दूसरे से सीख पाए। इसके अलावा भी अगर आप नोटिस करोगे ना तो इंडिया और जापान में काफी कोऑर्डिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मालाबार, आप जानते हो ना क्वाड कंट्रीज के बारे में, ठीक है, क्वाड कंट्रीज के अंदर इंडिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कंट्रीज देखने को मिलती हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर थोड़ा अपना एक तरह से जो ठीक है ना कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए उसके लिए काम करती हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये जो मालाबार एक्सरसाइज है, यहाँ पर इंडिया और जापान है, साथ ही साथ यूएस हो गया और ऑस्ट्रेलिया, ये पार्टिसिपेट करते हैं इस नेवल वॉर गेमिंग एक्सरसाइज के अंदर। इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में जिमेक्स हो गया एंड शिन्यू मैत्री। तो इन सभी चीजों का भी आप नाम ध्यान में रखोगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होती हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज यूएपीए। ठीक है, 1967 का जो एक्ट है उसका डिस्कशन करना है। क्यों करना है? क्योंकि होम अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसने केटीएफ, खालिस्तान टाइगर फोर्स, एंड साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से डेजिग्नेट किया है अंडर यूआपा एक्ट 1967। दरअसल में ना ये एक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसको हम एंटी टेरर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, टेररिज्म को रोकना है ना, तो उसके लिए पर्टिकुलर लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी जो अथॉरिटीज है ना, इनको बहुत ज्यादा पावर्स यहाँ पे दी गई हैं ताकि वो डील कर पाए टेररिज्म से। इंडिया की सॉवरेनिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी को अगर हमें मेंटेन करना है तो डेफिनेटली पावर्स होनी चाहिए, अच्छी खासी नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पर अथॉरिटीज के पास काफी पावर्स दे रखी हैं ताकि वो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाए। 2019 से पहले ना इस एक्ट में एक चीज थी कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते थे। एक सिंगल इंडिविजुअल को हम टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। पर 2019 में हमने इसको अमेंडमेंट किया और अब हम क्या, एक सिंगल इंडिविजुअल को भी हम यहाँ पर टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आप कई बार देखते हो ना, जैसे लोन वुल्फ अटैक बड़े ही फेमस चल रहे हैं आजकल, ठीक है ना, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इनको भी हम एज एन इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, और इन इस तरह के जो LWA है, लोन वुल्फ अटैक्स, इनसे भी हम प्रॉपरली बच सकते हैं। ये पॉसिबल हो पाया 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू। इस एक्ट का जो शेड्यूल 1 है, ठीक है ना, वो पावर देता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, ठीक है ना,
तो वो ऐसी एसोसिएशन को अनलॉफुल बता सकता है। अब इसमें एक नोटिस करना, जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है ना, यहाँ पर उसके पास टाइम होता है कि 180 दिनों के अंदर वो चार्जशीट फाइल करे। कई बार ना ये वाली प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, पर कई बार ना इसका मिसयूज भी देखने को मिला है कि पहले अरेस्ट कर लिया किसी को, 6 महीने तक चार्जशीट फाइल ही नहीं करी, फिर 6 महीने बाद बोला कि गलती से हो गया। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा मिसयूज का भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहती है, पर डेफिनेटली इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी या नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया है कि 6 महीने तक भी वो चार्जशीट फाइल कर सकते हैं, एंड अगर लगे तो कोर्ट को इंटीमेट करके इस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है। एक चीज और ध्यान में रखना कि जो इनकी प्रोविजंस हैं वो पूरे इंडिया में रहती हैं, ठीक है ना, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे कोई फॉरेन नेशनल भी हो तो उसको भी यहां पर हम चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ में ही अगर आप नोटिस करो तो इंडियन सिटीजन हो गया, या फिर कुछ ऐसे पर्सन जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए सर्व कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो, तो उनको भी ऊपर हो जाएगा। इसके साथ में ही कोई पर्सन जो मतलब बेसिकली शिप्स और एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई पर्सन हो सकते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन इंडिया में आई हुई हो, तो चाहे वो कहीं पर भी हो उसके ऊपर भी ये एक्ट लागू होगा। तो आप नोटिस कर सकते हो कि इसकी एक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो काफी ब्रॉड है, एंड एक तरह की कोशिश करी गई है कि नेशनल सिक्योरिटी जो कि इंडिया के लिए प्राइम कंसर्न है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर पावर्स होनी चाहिए। साथ में अगर आप नोटिस करो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिविजुअल भी लिख लीजिए, तो कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर पार्टिसिपेट करता है टेररिज्म के अंदर, ठीक है, या प्रिपेयर करता है या प्रमोट करता है या फिर किसी भी तरह से टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल डिक्लेयर करा जा सकता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज पेंगोलिन। 1000 से भी ज्यादा पेंगोलिन्स की पोचिंग हुई है एंड ट्रैफिकिंग हुई है इन द लास्ट 5 ईयर्स। अब ध्यान से देखो इस पिक्चर को, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मैमल्स है ना इनके ऊपर आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे, इसी वजह से इनको स्केली स्किल्ड मैमल्स भी बोला जाता है। ये ना रोल कर जाते हैं एक तरह से, ठीक है, तो एक तरह से ये बॉल बन जाती है, जब ये इस तरह से रोल कर जाएंगे ना तो बॉल की तरह दिखने पता लग जाएगा, तो पता नहीं लगेगा कि भैया ये क्या बॉल है या क्या है, ठीक है, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं इस तरह से जब भी वो डेंजर के अंदर फील करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज साथ में ही कि नॉकटर्नल एनिमल्स हैं। सर नॉकटर्नल का मीनिंग क्या? इसका मीनिंग होता है कि वो नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पर वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं और दिन के टाइम जनरली वो सो जाते हैं, ठीक है। इनकी जो मेजर डाइट होती है दैट कंसिस्ट आंट्स एंड टर्माइट्स, इसी वजह से इनको स्केली आंट ईटर्स भी बोलते हैं। सर स्केली क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर आपको स्केल्स देखने को मिल जाएंगे, और आंट ईटर्स क्यों? क्योंकि खाने में क्या है इनके, आंट्स और टर्माइट्स का इनका मेजर डाइट्स यही होती हैं। इसके साथ में यहाँ पर ना इनके जो स्केल्स होते हैं वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, और ये इकलौते ऐसे मैमल्स हैं जिनके पास ये पर्टिकुलर फीचर है, तो ये पर्टिकुलर चीज आप ध्यान में रखिएगा। टोटल 8 हमें स्पीशीज की देखने को मिल जाती है 2 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल 4 अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है ना वो एशिया वाली हैं। एशिया के अंदर कौन कौन सी मिलती हैं? इंडियन पेंगोलिन, ठीक है, सुंडा पेंगोलिन, चाइनीज पेंगोलिन और फिलीपीन पेंगोलिन। अब ये 4 तो है एशिया के अंदर। सर इंडिया में कौन सी है? इंडिया में देखो एक तो है इंडियन पेंगोलिन और साथ साथ दूसरी है चाइनीज पेंगोलिन। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ इंडियन पेंगोलिन होगी, नहीं, इंडियन के साथ साथ चाइनीज पेंगोलिन भी इंडिया में मिलती है। इसमें अगर आप नोटिस करो थोड़ा सा आपको आईयूसीएन स्टेटस देखना पड़ेगा। इंडियन पेंगोलिन का आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर, वेयर चाइनीज पेंगोलिन का है एक लेवल ऊपर, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हमने काफी कोशिश कर रहे हैं कि इनको बचाने की कोशिश करें, तो इस वजह से शेड्यूल 1 में हमने डाल रखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, एंड साइड्स में भी अपेंडिक्स 1 के अंदर है। अब इनको देखो थ्रेट क्या है? थ्रेट इनका है कि बेसिकली इनको हंट किया जाता है, इनको पोच किया जाता है लोकल यूज के लिए, और साथ ही साथ ऐसा भी मानते हैं कि इनको जो स्केल्स है ना उनको ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर यूज किया जा सकता है, या फिर आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, तो इस तरह की मेडिसिन के अंदर इनकी प्रॉपर यूजेस हमें देखने को मिलती है, जिस वजह से इनके लिए मेजर थ्रेट हो जाता है। अमेरिका के अंदर इनके स्किन से लेदर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बूट्स, बैग्स, बेल्ट, ये सारी चीजें। वर्ल्ड पेंगोलिन डे हमें 18 फरवरी को देखने को मिल जाता है। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यूपीएससी 2021 में आया था। यहां देखो क्या पूछ रहा है, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स व्हिच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट्स इट्स वल्नरेबल पार्ट्स। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर जो कि अपने आप को रोल कर लेते हैं? देखो पेंगोलिन तो अभी बड़ा, ठीक है, देखा था ना वो कैसे, ये देखो पिक्चर के अंदर, एक सेकंड, ये बताया था ना मैंने कि कैसे जब डेंजर के अंदर होते हैं तो अपने आप को बॉल की तरह रोल कर लेते हैं। सर पेंगोलिन तो डेफिनेटली यहाँ पर होना ही चाहिए, ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि सर आंसर या तो सी होगा या डी होगा। अब बाकी भी देख लेते हैं सर, हेजहॉग या मरमोट के बारे में। देखो ये है हेजहॉग। हेजहॉग क्या है? ये भी छोटे मैमल हैं, ठीक है ना, इनकी आप देख सकते हो इनकी बहुत ही शॉर्ट लिम्स होती हैं, ठीक है। अगर कोई इनके ऊपर अटैक करता है ना, ये भी अपने आप को एक बॉल की तरह बना लेते हैं,
ठीक है, और काफी चुभने वाली बॉल है, ठीक है, काफी प्रिकी बॉल है। और इस तरह से क्या करते हैं, वो जो इनके ऊपर प्रेडिटर होते हैं, जो अटैक करते हैं, कोशिश करते हैं, उनसे ये बच जाते हैं। तो डेफिनेटली हेज हॉग के केस में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। अगर हम बात करें दूसरी स्टेटमेंट दैट इज मैरमॉट की, तो यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है, एक जायंट स्क्वेरल है, ठीक है, जायंट ग्राउंड स्क्विरल है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके ना स्केल देखने को मिलते हैं, ना स्पाइन देखने को मिलते हैं, अपने आप को ये रोल अप नहीं करता है, ये वल्नरेबल पार्ट्स को अपने प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। तो सेकंड गलत हो गया, 1 और 3 ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड 3। ठीक है, थोड़ा सा ना पिक्चर्स में इसलिए लेके आता हूं ताकि थोड़ा आप इमेजिन कर पाओ, और अगर पिक्चर आपके दिमाग में होगी ना कहीं आप अपने आंसर तक पहुंचने में थोड़ी इजीनेस रहती है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज समान बर्ड सेंचुरी। अब यहां पर आप नोटिस कर सकते हो कि एक सर्वे हुआ था जिसके बेस पे देखा गया कि जो माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज हैं उनके अंदर एक डिक्लाइन देखने को मिला एट द समान बर्ड सेंचुरी। ध्यान रखिए, समान बर्ड सेंचुरी एक रामसर साइट है 2019 से। सर कहां पर है ये, देखो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, कुछ रीजंस की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से काफी न्यूज में रहता है। तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, ये समान बर्ड सेंचुरी। ये एक सीजनल ऑक्सबो लेक है। सर ये ऑक्सबो लेक क्या चीज होती है, देखो आप ये देख रहे हो, इसी को एक तरह से ऑक्सबो लेक बोला जाता है। एक तरह का जो रिवर होता है ना, उसके अंदर कुछ कर्व्स देखने को मिल जाएंगे, या फिर मेंडरिंग देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे एक लेक फॉर्म होती रहती है, जैसे ही रिवर कोई छोटा कोर्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है, फिर ओवर द टाइम वो ऑक्सबो लेक बन जाती है इस तरह के प्लेन्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक ऑक्सबो लेक हो गया। तो यहाँ पर जो समान बर्ड सेंचुरी है, एक ऑक्सबो लेक हो गया ऑन द गंजेस फ्लड प्लेन, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे वेटलैंड्स हमें देखने को मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि जो सेरेस क्रेन्स हैं, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है ना यही है। और तो देखो यहाँ पे डिटेल और भी लिखी हुई है कि यहाँ पर आपको जकाल देखने को मिल जाएगा, मोंगूस हो गया, ये सारे भी देखने को मिल जाएंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है कि कौन सा है पर्टिकुलर एक मेजर एंटिटी कौन सी देखने को मिलती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, देखो स्लाइड्स के अंदर काफी इंफॉर्मेशन होती है, पर आप समझा करो कि मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज हो गया, कहाँ लोकेटेड है, ये हो गया, क्या रामसर साइट है या नहीं है, ये हो गया, क्या ये ऑक्सबो लेक है या नहीं है, ये सारी चीजें। तो इस तरह से ना आपको भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाता हूं ना, ठीक है, तो एक तो चलो नॉलेज बढ़ रही है, पर उसको आपका साथ साथ ये भी आइडिया लगता रहेगा आपको कि यार कौन सी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, कौन सी याद करनी है, और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अगर नहीं भी याद रही तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आपको हेल्प कर देते हैं। अगले टॉपिक तरफ चलते हैं, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखो आप याद करो थोड़ा सा, अगर मैं आपको बताऊं, आप जानते हो एक होते हैं हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और दूसरे क्या होते हैं हमारे पास, टेम्परेट साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूं देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो यहां पर ना इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जनरली ईस्ट टू वेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, वेरस टेम्परेट साइक्लोन हमें वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिल जाते हैं। अब जो ट्रॉपिकल के अंदर जो एरिया होता है वो छोटा एरिया होता है, टेम्परेट के अंदर जो अफेक्टेड एरिया होता है वो काफी बड़ा एरिया होता है। हालांकि ट्रॉपिकल ना बड़े ही फास्ट होते हैं, इनके वजह जो वेलोसिटी ऑफ विंड होती है बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेट के अंदर वेलोसिटी ऑफ विंड काफी कम होती है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल जो होते हैं वो सी के ऊपर फॉर्म होते हैं, टेम्परेट सी और लैंड दोनों के ऊपर फॉर्म हो सकते हैं। तो जब मैं बात करता हूं देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है बताओ, ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म नहीं बात हो रही, ये दरअसल में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है। यहां पर आप नोटिस कर सकते हो, यहां से जो मेडिटेरियन सी वाला इलाका है ना, वहां से हमें कहीं ना कहीं स्टॉर्म्स ये चलते हुए विंड्स चलती हुई देखने को मिल जाती हैं, जो कि इंडिया का नदर्न एरिया हो गया, ठीक है, नीचे वाली साइड नहीं, इंडिया का जो नदर्न एरिया हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया हो गया, वहां पे मेजर इंपैक्ट कॉज करती हैं। आपको एक चीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर मान लो फॉर्म होना हो, ठीक है, तो उसके फॉर्म होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, ध्यान रखना। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात नहीं कर रहा, उसमें यहाँ ट्रॉपिकल नहीं होता, यहाँ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ठीक है। तो ये सर कौन से महीने में आता है, देखो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो हमें जनवरी फरवरी इस पर्टिकुलर टाइम में हमें देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि यार सर्दियों में बारिश हो रही है दिल्ली में, जनवरी में महीने में बारिश हो रही है, तो वो दरअसल में जो बारिश होती है जनवरी फरवरी के महीने में, वो इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही होती है। इसके साथ ही आप जानते हो जो हमारी रबी की फसल होती है, ठीक है, जो आजकल जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी वीट लगी हुई है, ठीक है ना, तो जैसे ये राबी की फसलें होती है, इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है वीट की डेवलपमेंट के लिए। होता क्या है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, वहां से मॉइस्चर होता है स्टॉर्म्स में, वहां से ओरिजिनेशन होता है, और वो धीरे धीरे मूव करते हुए, ठीक है, इंडिया और साथ ही साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है वहां पर बारिश हो गया, स्नो हो गया, वो लेकर आता है। अभी रिसेंटली इंडिया में भी ये स्टॉर्म देखने को मिला है, तो इस वजह से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखना है ये नॉन मॉनसूनल है,
ड्राइव कौन करता है इनको? वेस्टर्लीज करता है, ठीक है। हमने देखो ज्योग्राफी के अंदर अच्छे से पढ़ा था वेस्टर्लीज क्या होती हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, तो बहुत डिटेल में यहाँ पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ये स्टैटिक पार्ट अच्छे से हमारा क्लियर है, ठीक है। इंडिया के अंदर कहाँ देखने को मिलता है वो भी हमने समझ लिया, कैसे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न राबी क्रॉप के लिए एसेंशियल है, तो ये सारी चीजें हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो ध्यान में रखना, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में जस्ट आपको कंपेयर करवा रहा था कि ताकि आपको पता लगता रहे कि दोनों में फर्क क्या है। इसकी कंडीशन क्या होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की? 5 कंडीशन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगी, वही पांचों कंडीशन आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मेंस के अंदर यूपीएससी ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। यही सेम चीज है, कैसे कैसे आप देख सकते हो, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए ये इंडिया की तरफ एंटर करता है, एंड जनवरी फरवरी के महीने में हमें ये बारिश देखने को मिल जाती है। तो कभी मेंस के अंदर भी पूछे ना, तो आप बस ये डायग्राम बना के आ सकते हो कि कैसे यहाँ से मॉइस्चर चलता चलता था, यहाँ पर जनवरी फरवरी के मंथ्स में हमें यहाँ पे बारिश देखने को मिल जाती है। तो आई होप आपको ये भी ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट था ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ये मैं 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं, इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। पिछले लेक्चर के अंदर बेसिकली सैटरडे को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनका मैं क्विकली आंसर बताता हूं। थेबाइट्स ग्लेशियर क्या एशिया के अंदर है? द आंसर इज फॉल्स। सर फॉल्स क्यों? देखो इसका नाम क्या था? डूम्सडे ग्लेशियर। मैंने बताया था ना कितना इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, इस यही एक मेजर ग्लेशियर है जिस काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जो सी वाटर लेवल राइज के लिए। तो सर एशिया में नहीं है, ये अंटार्कटिका में है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। दूसरा, बगरुम्बा, ये पर्टिकुलर डांस क्या हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है? सर ये भी फॉल्स है। दरअसल में इसका दूसरा नाम क्या था? बटरफ्लाई डांस। तो ये बटरफ्लाई डांस कहां देखने को मिलता है? दिस इज फ्रॉम असम। तीसरा, ट्रांसफर प्राइसिंग, याद करो बीबीसी वाला केस, ठीक है ना, काफी डिटेल में हमने पढ़ा था कि कौन से सेक्शन उसमें होते हैं। तो यहां पर बिल्कुल यही होता है कि एक कंपनी चार्ज करती है दूसरी को इन द सेम डिवीजन, बेसिकली रिलेटेड पार्टी के बीच में जब होता है, तो ये स्टेटमेंट सर बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ, NOTTO, क्या ये ओटीटी के साथ लिंक है? द आंसर इज फॉल्स। इसका फुल फॉर्म थी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। हमने डिस्कस किया था ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर जो बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है उसके अंदर नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स और टिश्यू यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन हो गया, जहां हमने जो बात करी थी डोनेशन की बात करी थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, इसका ओटीटी के साथ कोई लिंकेज नहीं है। पांचवा स्टेटमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? सर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। हमने डिस्कस किया था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो रजिस्ट्रेशन के साथ या इवन बिना रजिस्ट्रेशन के एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से पांचवी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। कल के ये हो गए, मतलब एज इन सैटरडे के ये कॉन्सेप्ट हो गए, और इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता रहे होंगे। देखो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, बट कहीं ना कहीं कमेंट वगैरह नहीं करते। देखो एंगेजमेंट मेरी आपके साथ तभी बढ़ पाएगी, तभी तो मैं आपके साथ इनपुट्स ले पाऊंगा ना कि आपको क्या चीज समझ आई, क्या चीज नहीं समझ आई, तभी तो पता लग पाएगा। तो मेक श्योर कि आप ना जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आप उनके मुझे नीचे आंसर बताया करो कि सर क्या आंसर्स हैं, तभी आपको एक लंबे टाइम के अंदर चीजें रिटेन करने के अंदर हेल्प मिल पाएगी, ठीक है। तो अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ओनली आईएएस नथिंग एल्स के टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।